दोस्तों, एक बार फिर तैयार हो जाइए एक बेहद डरावनी कहानी के लिए। आधी रात का समय था। सुनसान मेट्रो स्टेशन में एक सिक्योरिटी गार्ड जान बचाकर भाग रहा था। हर कुछ कदम पर वह पीछे मुड़कर देखता, मानो कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। सामने लोहे का बंद गेट था और दूसरी तरफ से मेट्रो तेजी से गुजर गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अंधेरे में उसे एक लाल दरवाजा दिखाई दिया और वह भागकर अंदर घुस गया। कमरे में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पर पड़ी। वह हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन कमरे की एकमात्र खिड़की भी जंग लगी लोहे की चादरों से बंद थी। तभी अचानक पीछे रखा एक लॉकर अपने आप खुल गया। आवाज सुनकर वह पलटा तो देखा कि कमरे के सभी लॉकर एक साथ खुल चुके थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर लॉकर के अंदर एक एक शीशा लगा था और सभी शीशे उसकी तरफ मुड़े हुए थे। अंधेरे कमरे में चारों तरफ खुद को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वह समझ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। डर के मारे उसने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। तभी एक शीशे में दरार पड़ गई। वह घबराकर शीशे को साफ करने लगा और लगातार बड़बड़ाता रहा कि उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन अचानक शीशे का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। जब वह उसे उठाने झुका तो देखा कि शीशे में उसका प्रतिबिंब स्थिर खड़ा हुआ है। फिर प्रतिबिंब ने कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी गर्दन पर फेरने का इशारा किया। उसी पल असली दुनिया में मौजूद गार्ड का शरीर उसके बस से बाहर हो गया और वह मजबूर होकर अपनी ही गर्दन काट बैठा। इसी तरह उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कुछ समय पहले एक विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर आग में जलकर खंडहर बन चुका था। बावजूद इसके कंपनी ने वहां सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर रखे थे, क्योंकि बीमा कंपनी से मुआवजे का मामला चल रहा था। उन्हीं गार्डों में एक था पूर्व पुलिस अधिकारी बेन कार्सन। एक दिन गश्त के दौरान उसकी नजर एक बड़े शीशे पर पड़ी। वह सामान्य तरीके से अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहा था कि अचानक ऊपर बैठे कबूतर उड़ गए और वह चौंक गया। जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा तो उसमें एक रहस्यमयी हथेली का निशान दिखाई दिया। उसने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन निशान नहीं हटा। तभी शीशे में एक लंबी दरार उभरी और देखते ही देखते उसके हाथ में गहरा कट लग गया। दर्द से चीखने के बाद जब उसने दोबारा शीशे को देखा तो दरार गायब थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेन को लगने लगा कि शायद वह भ्रम देख रहा है, लेकिन उसके हाथ का जख्म इस बात का सबूत था कि सब कुछ वास्तविक था। कुछ घंटों बाद वह दोबारा गश्त पर निकला। इस बार उसे एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अपनी पुलिस ट्रेनिंग के कारण वह तुरंत आवाज की दिशा में भागा और पूरे फ्लोर पर खोजबीन की, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी एक शीशे में उसे एक औरत की झलक दिखाई दी। वह तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन कमरा खाली था। अब उसे समझ आने लगा कि इन शीशों में कुछ रहस्य छिपा है। उसने एक बड़ा शीशा खींचकर सामने रखा और उसके जरिए दूसरे कमरे का प्रतिबिंब देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक जली हुई औरत जमीन पर पड़ी तड़प रही है और उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। अगली सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद बेन बाहर निकल रहा था। तभी उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग गार्ड से हुई जिसने उसे यहां नौकरी दिलवाई थी। लेकिन आज वह आदमी बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। उसने बेन को बताया कि रात में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड लुइस मेट्रो स्टेशन में मृत पाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मौत की असली वजह किसी को नहीं पता। यह सुनकर बेन के मन में तुरंत शक पैदा हुआ, क्योंकि उसने खुद उन रहस्यमयी शीशों की अजीब हरकतें देखी थीं। घर पहुंचने के बाद भी वह इस घटना को भूल नहीं पाया। उसकी पत्नी एमी पुलिस विभाग में फॉरेंसिक जांच से जुड़ी थी। बेन ने उससे अनुरोध किया कि वह उसे लुइस की लाश दिखा दे। पहले तो एमी ने मना किया, क्योंकि उसे लगता था कि बेन पहले से ही मानसिक तनाव में है, लेकिन आखिरकार वह मान गई और उसे मॉर्ग में ले गई। वहां पहुंचकर बेन ने देखा कि लुइस की गर्दन कांच के टुकड़े से कटी हुई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था, लेकिन बेन को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तभी मॉर्ग के दरवाजे पर लगे चमकदार शीशे में उसे एक अजीब प्रतिबिंब दिखाई दिया और एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जिसने केवल एक शब्द कहा, ऐसे कर। बेन डर कर पीछे हट गया, लेकिन वहां मौजूद किसी और ने कुछ नहीं सुना। बाद में उसने लुइस की मौत वाली तस्वीरों को ध्यान से देखा। तस्वीर में लुइस के हाथ में पकड़ा कांच का टुकड़ा सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन शीशे में दिखाई दे रहे प्रतिबिंब में वही कांच खून से सना हुआ था। बेन को पूरा विश्वास हो गया कि इन मौतों के पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। जब उसने यह बात एमी को बताई तो दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। एमी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, जबकि बेन को पूरा यकीन था कि शीशे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि खतरा अब उनके अपने घर तक पहुंच चुका है। उसी रात बेन की बहन एंजेला अपने बाथरूम में तैयार हो रही थी। वह शीशे के सामने खड़ी होकर मेकअप साफ कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, शीशे में मौजूद उसका प्रतिबिंब वहीं खड़ा रह गया। असली एंजेला को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वह आराम से बाथटब में जाकर लेट गई। तभी शीशे में मौजूद उसका प्रतिबिंब अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगा।
उसी पल असली एंजेला को भी असहनीय दर्द महसूस होने लगा। वह समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही सेकंड में उसका जबड़ा इतनी बुरी तरह फट गया कि उसका पूरा मुंह चीर गया और वह वहीं दर्दनाक मौत मर गई। अगले दिन जब बेन घर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी हैं। उसका दिल बैठ गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपनी बहन की लाश देखी और सदमे में जमीन पर बैठ गया। वह रोता रहा और खुद को इस मौत का जिम्मेदार मानता रहा, क्योंकि वह समय रहते किसी को खतरे के बारे में समझा नहीं पाया था। अब उसके लिए यह केवल एक रहस्य नहीं बल्कि निजी लड़ाई बन चुकी थी। उसी रात वह वापस जले हुए मॉल में पहुंचा और गुस्से में एक बड़े शीशे पर हमला कर दिया। उसने कुर्सियां फेंकी, लोहे की रॉड मारी और यहां तक कि गोली भी चला दी, लेकिन हर बार शीशा कुछ ही सेकंड में खुद ब खुद पहले जैसा हो जाता। अब बेन समझ चुका था कि केवल शीशा तोड़कर इस बुराई को नहीं रोका जा सकता। जांच करते हुए उसे पता चला कि जिस जगह यह मॉल बना है वहां पहले सेंट मैथ्यू नाम का एक मानसिक अस्पताल हुआ करता था, और उसी अस्पताल के तहखाने में एक रहस्यमयी कमरा था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। बेन को यकीन हो गया कि इस पूरे रहस्य की जड़ वहीं छिपी हुई है। वह तुरंत तहखाने की तरफ गया जहां चारों ओर पानी भरा हुआ था और जंग लगे उपकरण पड़े थे। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए उसे एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे के पास लगे पुराने साइन बोर्ड पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। उसे लगा कि दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ रास्ता हो सकता है। उसने दीवार की टाइलें तोड़नी शुरू कर दी और कुछ देर बाद सचमुच एक गुप्त कमरा सामने आ गया। कमरे के अंदर चारों तरफ विशाल शीशे लगे हुए थे और बीच में एक कुर्सी रखी थी जिस पर किसी इंसान को बांधने के लिए चमड़े की पट्टियां लगी थीं। यह जगह किसी खौफनाक प्रयोगशाला जैसी लग रही थी। तभी सामने लगे शीशे पर अपने आप खरोंचें पड़ने लगीं और कुछ शब्द उभर कर सामने आए। बेन ने गौर से देखा तो फिर वही नाम लिखा था, एसेकर। अब उसे यकीन हो गया कि इस नाम का इस रहस्य से गहरा संबंध है। रहस्यमयी नाम एसेकर। बार बार सामने आने के बाद बेन ने अपने पुराने दोस्त की मदद ली और अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि एसेकर कोई शब्द नहीं बल्कि एक लड़की का उपनाम था। उसका पूरा नाम एना एसेकर था और वह कभी सेंट मैथ्यू मानसिक अस्पताल की मरीज रह चुकी थी। रिकॉर्ड के अनुसार कई साल पहले अस्पताल में एक भयानक घटना घटी थी। एक रात अचानक 52 मरीज अपने अपने कमरों से बाहर निकले और मुख्य हॉल में इकट्ठा हो गए। वहां पहुंचकर वे एक दूसरे पर टूट पड़े और कुछ ही घंटों में सभी लोग मारे गए। इस रहस्यमयी नरसंहार का कारण कभी पता नहीं चल सका और उसी घटना के बाद अस्पताल बंद कर दिया गया। बेन को यह भी पता चला कि एना उन मरीजों में शामिल थी। उसने अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर केन के बारे में भी जानकारी निकाली, लेकिन वहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना के बाद जब जांच शुरू हुई तो सुनवाई से एक दिन पहले डॉक्टर केन ने जेल में कांच के टुकड़े से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनते ही बेन को लुइस की मौत याद आ गई और उसे यकीन हो गया कि दोनों घटनाओं के बीच कोई गहरा संबंध है। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, एना एसेकर के अतीत तक पहुंचना। वह लंबा सफर तय करके एना के पुराने घर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एना के रिश्तेदारों से हुई। पहले तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन काफी समझाने के बाद उन्होंने बेन को एना के बड़े भाई से मिलवाया। बूढ़े आदमी ने बताया कि बचपन में एना का व्यवहार बेहद अजीब था। कभी कभी वह अचानक हिंसक हो जाती, उसकी आवाज बदल जाती और वह ऐसी ताकत दिखाती जो एक छोटी बच्ची के लिए असंभव थी। परिवार ने कई डॉक्टरों, पादरियों और तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी न्यूयॉर्क से आए डॉक्टर केन ने दावा किया कि वह एना का इलाज कर सकते हैं। उन्होंने एना को मुफ्त इलाज के नाम पर सेंट मैथ्यू अस्पताल ले गए। कहानी सुनते हुए बेन को महसूस हुआ कि बूढ़ा आदमी कुछ छिपा रहा है। जब उसने दबाव डाला तो आखिरकार सच्चाई बाहर आ गई। एना उन 52 मरीजों के साथ नहीं मरी थी, बल्कि आज भी जिंदा थी। परिवार ने बताया कि अस्पताल की घटना के बाद एना वापस घर लौटी थी, लेकिन घर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। शीशों में परछाइयां दिखाई देती थीं और लोग रहस्यमयी आवाजें सुनते थे। आखिरकार परिवार उसे एक दूर स्थित मठ में छोड़ आया, जहां चारों तरफ शीशे हटा दिए गए थे। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में मठ का पता बताया और बेन तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद वह उस मठ में पहुंचा और आखिरकार उसकी मुलाकात एना एसेकर से हुई। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही डर साफ दिखाई देता था जो वर्षों पहले उसकी जिंदगी को तबाह कर चुका था। बेन ने उसे शीशों में हो रही मौतों के बारे में बताया और कहा कि उसकी बहन भी मारी जा चुकी है। एना ने गहरी सांस लेते हुए वह सच्चाई बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि बचपन में उसे कभी मानसिक बीमारी नहीं थी, उसके अंदर वास्तव में एक दुष्ट सत्ता मौजूद थी। डॉक्टर केन ने इलाज के नाम पर उस सत्ता को उसके शरीर से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे नष्ट नहीं कर पाए। इसके बजाय वह शक्ति अस्पताल के विशेष उपचार कक्ष में लगे शीशों के भीतर कैद हो गई। शुरू में सबको लगा कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन समय के साथ वह शक्ति और अधिक खतरनाक बनती गई। उसने शीशों के जरिए लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और आखिरकार पूरे अस्पताल में नरसंहार करा दिया। एना ने बताया कि वही दानव अब फिर से जाग चुका है और शीशों के माध्यम से लोगों को मार रहा है। बेन ने उससे विनती की कि वह उसके साथ वापस चले, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे भी खतरे में हैं। लेकिन एना उस जगह लौटने से डरती थी। वह कहती रही कि सेंट मैथ्यू उसके जीवन का सबसे भयानक सपना है और वह दोबारा वहां कदम नहीं रख सकती। तभी बेन के फोन की घंटी बजी।
दूसरी तरफ उसकी पत्नी एमी थी। वह घबराई हुई थी और बता रही थी कि उनका बेटा माइकल अचानक गायब हो गया है। घर में हर तरफ पानी फैला हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सुनते ही बेन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि पानी में बनने वाले प्रतिबिंब भी उतने ही खतरनाक हैं जितने शीशे। उसने तुरंत एमी को सावधान रहने को कहा और फोन काट दिया। अब उसके पास समय नहीं था। वह एना को साथ लेकर वापस सेंट मैथ्यू अस्पताल की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसे यकीन था कि इस भयावह कहानी का अंत अब वहीं होने वाला है। बेन एना को लेकर तेजी से सेंट मैथ्यू अस्पताल पहुंचा। रास्ते भर एना डरी हुई थी, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि अगर इस बार दानव को नहीं रोका गया तो और भी लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ बेन की पत्नी एमी अपने घर में बैठे माइकल को ढूंढ रही थी। पूरे घर में रहस्यमयी तरीके से पानी फैल चुका था और हर पानी की सतह में अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थी। एमी का डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे अचानक माइकल की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए घर के एक हिस्से में पहुंची और वहां अपने बेटे को देखा। लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ी, पानी के भीतर से एक काली परछाई निकली और माइकल को नीचे खींचने लगी। एमी चीखते हुए अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने लगी। उधर अस्पताल में बेन और एना उस गुप्त उपचार कक्ष तक पहुंच गए जहां सालों पहले डॉक्टर केन ने प्रयोग किया था। कमरे में चारों तरफ विशाल शीशे लगे थे और बीच में वही पुरानी कुर्सी रखी हुई थी। एना ने बेन से कहा कि दानव को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, उसे वापस अपने शरीर में कैद करना होगा। दानव को महसूस हो गया था कि एना वापस आ चुकी है। अचानक एक एक करके शीशों में दरारें पड़ने लगीं और एक काली धुंध कमरे के बीचों बीच इकट्ठा होने लगी। एना दर्द से चीख रही थी, क्योंकि वह दुष्ट शक्ति फिर से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। दूसरी तरफ एमी अपने बेटे को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे दानव एना के भीतर लौट रहा था, घर में होने वाली अलौकिक घटनाएं कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार माइकल पानी से बाहर निकल आया और एमी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अस्पताल में दानव पूरी तरह एना के शरीर में समा चुका था, लेकिन अब एना पहले जैसी नहीं रही। उसका शरीर मुड़ने लगा, चेहरा विकृत हो गया और वह एक भयानक राक्षसी रूप में बदल गई। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। रस्सियां टूट गईं और वह दीवारों तथा छत पर मकड़ी की तरह दौड़ने लगी। बेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दानव की ताकत इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा थी। उसने बेन को दूर फेंक दिया और कई दीवारें तोड़ डाली। तभी बेन की नजर फटी हुई गैस पाइपलाइन पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है। उसने सही मौके का इंतजार किया और फिर पूरी ताकत से एना को धक्का देकर गैस पाइप के पास गिरा दिया। राक्षसी एना दर्द से चीखती हुई उठने लगी। बेन ने अपनी पिस्तौल निकाली और गैस की तरफ निशाना साधा। अगले ही पल गोली चली और पूरे कमरे में भीषण विस्फोट हो गया। आग की लपटों ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। बेन विस्फोट से बचने के लिए नीचे गिर गया, जबकि पूरी इमारत का हिस्सा ढहने लगा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसे लगा कि आखिरकार सब खत्म हो चुका है। वह धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकला। बाहर पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौजूद थी। सुबह की रोशनी फैल रही थी और बेन को लगा कि उसने अपने परिवार को बचा लिया है। उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने एक पुलिस अधिकारी की यूनिफॉर्म पर लिखा नंबर देखा जो उल्टा दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नजर पुलिस कार के लोगों पर गई, वह भी उल्टा था। बेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास मौजूद लोगों को आवाज दी, लेकिन कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, मानो वह वहां मौजूद ही न हो। घबराकर उसने अपने हाथों की तरफ देखा। जिस हाथ पर पहले शीशे से कटने का निशान था वह गायब था, लेकिन दूसरे हाथ पर वैसा ही निशान दिखाई दे रहा था जैसे किसी प्रतिबिंब में होता है। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। विस्फोट के दौरान वह बचा नहीं था, बल्कि मर चुका था। उसकी आत्मा शीशों की दुनिया में फंस गई थी।